है ना। अब यही विस्कोसिटी से रिलेटेड अगली चीज हम देखेंगे, टाइप्स ऑफ फ्लूइड, टाइप्स ऑफ फ्लूइड्स, ठीक है, वो इसी विस्कोसिटी से रिलेट करके। देखो जब हमने न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी पढ़ा था तब एक बात क्लियर हो गई थी कि जो फ्लूइड्स न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी को फॉलो करते हैं वो न्यूटोनियन फ्लूइड्स, और जो न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी को फॉलो नहीं करते वो नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड्स कहलाते हैं, ठीक है। उन्हीं की अब डिटेल्स देखेंगे, ठीक है। न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी, टाउ इक्वल्स म्यू डी यू बाय डी वन, ठीक। इस इक्वेशन को जो फॉलो करेगा वो हो जाएगा आपका न्यूटोनियन, न्यूटोनियन, ठीक है। लेकिन ऐसा तो है नहीं ना कि जो इस इक्वेशन को फॉलो नहीं कर रहे उन फ्लूइड्स में विस्कोसिटी है ही नहीं, उनमें भी कुछ विस्कोसिटी है, बस वो इस रिलेशन को फॉलो नहीं कर रहे, है ना। तो उनको हम नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड्स बोलते हैं। और वहां पे जो विस्कोसिटी की रिलेशनशिप होती है, मतलब टाउ और डी यू और डी वाई, मतलब शियर स्ट्रेस और वेलोसिटी ग्रेडियंट के बीच की जो रिलेशनशिप है वो कुछ ऐसी होती है, टाउ इक्वल्स के डी यू बाई डी वाई की पावर n, है ना। किस केस में, नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड्स के केस में, ठीक है, फ्लूइड्स, है ना, इस रिलेशन से अलग होती है ना। इसको मैं इससे कंपेयर करके देखूंगा कैसे, टाउ इक्वल्स के, कोई दिक्कत नहीं है, डी यू बाय डी वाई की पावर जो n है ना, इसको ऐसे लिखा कि डी यू बाई डी वाई की पावर n माइनस वन मल्टीप्लाइड बाय डी यू बाय डी वाई की पावर वन, है ना, लिख सकते हैं। दोनों मल्टीप्लाई होंगे, ऊपर की पावर ऐड होगी, n माइनस वन प्लस वन n बचेगा, मतलब सेम ही चीज है, रीअरेंज कर दी। अब इसको ऐसे लिख सकते हैं, टाउ इक्वल्स टू ईटा डी यू बाय डी वाई। ये क्या हुआ कि इन दोनों इक्वेशन को मैंने कंपेरेबल बना दिया, शियर स्ट्रेस वेलोसिटी ग्रेडियंट वेलोसिटी ग्रेडियंट, यहाँ पे एक कांस्टेंट आया था क्या, म्यू, जिसे बोलते थे डायनामिक विस्कोसिटी। यहाँ पे एक नया कांस्टेंट तो नहीं है वो, यहाँ पे नया आ गया है हमको सिंबल ईटा, इसको बोलते हैं अपेरेंट विस्कोसिटी। क्या बोलते हैं, अपेरेंट विस्कोसिटी, विस्को, है ना। तो नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड्स के केस में ऐसी कुछ कहानी हो जाती है, ठीक है। और ईटा की वैल्यू क्या है, के डी यू बाई डी वाई का है, वो इस पर डिपेंड कर रहा है ना, डायरेक्ट कांस्टेंट नहीं है हमारे न्यूटोनियन फ्लूइड की तरह, म्यू की तरह, ठीक है। अब इन रिलेशनशिप्स को आपने देख लिया। अब कितने तरह के फ्लूइड्स होते हैं ये ग्राफ के जरिए अपन समझेंगे, जिसमें से न्यूटोनियन फ्लूइड तो एक है, और नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड्स कितने तरह के होंगे। देखो न्यूटोनियन फ्लूइड की जो इक्वेशन है ना वो तो बिल्कुल सीधी है, टाउ में और डी यू बाई डी वाई में एक स्ट्रेट लाइन है, बात खत्म हो गई, जो इसको फॉलो करेगा वो न्यूटोनियन। लेकिन नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड में चूंकि ऊपर इंडाइस आ गया n, तो अलग अलग n पे अलग अलग तरह के कर्व बन सकते हैं, तो अलग अलग तरह के फ्लूइड्स हो सकते हैं। खैर अब आप इसमें देखोगे तो समझोगे। ये मैंने ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूँ, ध्यान से देखते जाना, ठीक है। ग्राफ की वाई एक्सिस पे मैंने लिया है टाउ, शियर स्ट्रेस, शियर स्ट्रेस, और इस एक्सिस पे मैंने लिया है क्या, रेट ऑफ डिफॉर्मेशन को या वेलोसिटी ग्रेडियंट को, एक ही बात है, रेट ऑफ शियर डिफॉर्मेशन, है ना। यहाँ पे लिख दिया है मैंने डिफॉर्मेशन, रेट ऑफ शियर, है ना, डी यू बाई डी वाई, ठीक है। इसमें मैं अब आपसे बोल रहा हूँ कि न्यूटोनियन फ्लूइड का कर्व बनाना है, न्यूटोनियन फ्लूइड्स का कर्व, तो क्या है भाई, ये टाउ और डी यू बाई डी वाई है, टाउ इक्वल्स टू म्यू डी यू बाई डी वाई होता है, जिसमें से म्यू कांस्टेंट है, तो स्ट्रेट लाइन बन गई, ये बन गई स्ट्रेट लाइन, काय की बन गई, न्यूटोनियन फ्लूइड की बन गई, न्यूटोनियन फ्लूइड की। आ जाएगा समझ में। देखो अब इतनी सी बात समझ लो, इस लाइन का या इस ग्राफ से मुझे विस्कोसिटी निकालनी है, इस ग्राफ से मुझे विस्कोसिटी निकालनी है, तो कैसे निकालूंगा, ये जो लाइन है इसका मैं स्लोप निकालूंगा। इस लाइन का स्लोप क्या होगा बताओ, किसी भी लाइन का स्लोप क्या होता है, वाई बाई एक्स, मतलब किसी भी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे मैं आ जाऊँ, दूसरा पॉइंट ले लूँ, इन दोनों पॉइंट के बीच का जो वाई डिस्टेंस है वो डिवाइड बाय एक्स डिस्टेंस है वो, वाई बाय एक्स करूँगा तो मुझे टेन थीटा मिल जाता है ना, परपेंडिकुलर बाय बेस, टेन थीटा जो मिलता है वही स्लोप होता है। इस लाइन का मुझे वाई बाय एक्स डिस्टेंस निकालना है, वाई डिस्टेंस मेरा टाउ है, एक्स मेरा डी यू बाई डी
स्लोप मेरा क्या है, विस्कोसिटी म्यू। तो कहने का मतलब इस लाइन का अगर मैं स्लोप निकाल दूंगा तो मुझे विस्कोसिटी मिल जाएगी। टाउ वर्सेस du बाई dy का अगर मैं ग्राफ बना रहा हूँ तो उसका जो स्लोप है वही विस्कोसिटी है। यहाँ से बात साबित हो गई, ठीक है। और ये तो बात हो गई न्यूटोनियन फ्लूइड के केस में, है ना। नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड के केस में क्या होगा, ईटा इक्वल टू टाउ बाई du बाई dy। समझ रहे हो बात को। इसका मैं स्लोप निकालूंगा, अगर मैं नॉन न्यूटन फ्लूइड का कोई कर्व बनाता हूँ, स्ट्रेट लाइन तो वो नहीं बनेगा, जैसा भी बनेगा वैसा मैं कर्व अगर बनाता हूँ तो उसका अगर मैं स्लोप निकालूंगा तो मुझे ईटा मिल जाएगा, जिसे बोलते हैं अपैरेंट विस्कोसिटी, क्योंकि है तो रिलेशनशिप से भी म्यू और ईटा अलग है। चलो ये आपका न्यूटोनियन फ्लूइड हो गया, म्यू कांस्टेंट होता है क्योंकि स्ट्रेट लाइन का स्लोप कांस्टेंट होता है, तो यहाँ पे म्यू कांस्टेंट है, ये बात भी साबित हो गई, तो ये स्ट्रेट लाइन भी हो गई। अब मैं बताता हूँ कि स्लोप एक कर्व मान लो ऐसा जाता है, नॉन न्यूटन फ्लूइड के केस में कोई कर्व ऐसा गया, ऐसा गया, ऐसा गया मतलब मैंने आपसे बोला है कि जो कर्व आपका बन रहा है उसका स्लोप लोगे तो विस्कोसिटी मिलेगी। तो मैं इसका अगर स्लोप लेता हूँ तो आप देखो जैसे जैसे मैं आगे बढ़ रहा हूँ इस एक्सिस पे तो इसका स्लोप बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, ऐसे स्लोप बनता है ना। स्ट्रेट लाइन का स्लोप तो कांस्टेंट है, लेकिन कर्व अगर है तो उसका स्लोप अपन कैसे निकालते हैं, उस पर टेंजेंट बना के किसी भी एक पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, उसका कितना थीटा एंगल बन रहा है वो उसका स्लोप होता है, ठीक है। तो इसके अगर मैं इस पॉइंट पे टेंजेंट बनाऊँ तो ऐसा बनेगा, आगे बढ़ता जाऊंगा टेंजेंट बनाता जाऊंगा तो मेरा जो स्लोप है ना वो देखो स्ट्रेट होता जा रहा है, सीधा होता जा रहा है, मतलब जो एंगल है एक्स एक्सिस से वो बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, मतलब मैं यहाँ से यहाँ तक गया तो मेरा स्लोप बढ़ रहा है, ठीक है। और आपको स्लोप क्या देगा, विस्कोसिटी, ये पहली बात हो चुकी। इसमें जो भी ग्राफ बन रहा है उनमें से आप स्लोप निकाल लो, विस्कोसिटी मिल जाएगी। अब ये अगर नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड है तो आपको जो स्लोप है वो अपैरेंट विस्कोसिटी देगा, ठीक है। ये एक ऐसा कर्व बनाया मैंने जिसमें जैसे जैसे रेट ऑफ डिफॉर्मेशन बढ़ रही है वैसे वैसे इसका स्लोप बढ़ रहा है, मतलब मैं यहाँ से यहाँ जा रहा हूँ तो रेट ऑफ डिफॉर्मेशन बढ़ी, और जब मैं यहाँ से यहाँ गया तो इस कर्व का स्लोप भी बढ़ा, स्लोप बढ़ा मतलब इसकी विस्कोसिटी भी बढ़ी। तो ऐसे फ्लूइड्स को बोलते हैं डायलेटेंट फ्लूइड्स। क्या बोलते हैं, डायलेटेंट फ्लूइड्स, ना डायलेटेंट फ्लूइड्स, ऐसे कुछ डायलेटेंट फ्लूइड्स कहने का मतलब ऐसे फ्लूइड्स जिनकी विस्कोसिटी जैसे जैसे रेट ऑफ डिफॉर्मेशन बढ़ेगी या जैसे जैसे शियर स्ट्रेन बढ़ेगी वैसे वैसे उनकी विस्कोसिटी भी बढ़ती जाएगी, उनको क्या बोलते हैं, डायलेटेंट फ्लूइड्स। इनका दूसरा नाम होता है शियर, शियर थिकनिंग, थिकनिंग फ्लूइड्स, शियर थिकनिंग फ्लूइड्स मतलब जैसे जैसे रेट ऑफ शियर डिफॉर्मेशन बढ़ती जा रही है वैसे वैसे उसकी विस्कोसिटी बढ़ती जा रही है, और विस्कोसिटी बढ़ने का मतलब ये है कि वो गाढ़ा होता जा रहा है, थिक होता जा रहा है। समझ में आ रही बात। तो ये जो कर्व बना इसका स्लोप आगे बढ़ते में बढ़ रहा है, इसका मतलब इसकी विस्कोसिटी या इस कहेंगे कि अपैरेंट विस्कोसिटी बढ़ रही है, ब्लू, क्योंकि ये नॉन न्यूटोनियन है ना तो यहाँ पे अपैरेंट विस्कोसिटी बढ़ रही है। और अपैरेंट विस्कोसिटी बढ़ने का मतलब है जैसे जैसे रेट ऑफ शियर डिफॉर्मेशन बढ़ रहा है वैसे वैसे ये और गाढ़ा होता जा रहा है, वैसे वैसे ये थिक होता जा रहा है, तो शियर थिकनिंग बोलते हैं इसको, ठीक है। अब इसका एग्जैक्ट अपोजिट क्या बनेगा, कोई फ्लूइड इस तरीके से बिहेव कर सकता है, इस बिहेवियर का मतलब क्या है, जैसे जैसे मैं यहाँ से यहाँ जाऊँगा वैसे वैसे मेरा स्लोप देखो आप कम होता जाएगा, फ्लैट होता जाएगा, और यहाँ पे तो जीरो एंगल हो जाएगा, यहाँ कुछ एंगल है, एंगल कम होता जा रहा है टेंजेंट का, है ना। स्लोप कम होता जा रहा है इसका मतलब क्या है, विस्कोसिटी कम होती जा रही है, विस्कोसिटी कम होते जाने का मतलब क्या है कि फ्लूइड आपका गाढ़ा नहीं हो रहा बल्कि और पतला होता जा रहा है। तो जो शियर थिकनिंग हो रही थी यहाँ पे जैसे जैसे रेट ऑफ डिफॉर्मेशन बढ़ रही थी वैसे वैसे विस्कोसिटी बढ़ रही थी, यहाँ उल्टा हो गया, जैसे जैसे रेट ऑफ डिफॉर्मेशन बढ़ी वैसे वैसे आपका जो फ्लूइड है वो थिन होता जा रहा है ना, विस्कोसिटी कम होती जा रही है, कम मतलब थिन। तो यहाँ पे अपना आगे इनको बोल देंगे शियर थिनिंग फ्लूइड हो गया ये ऊपर वाला। इसका नाम डायलेटेंट फ्लूइड था ना, इसका नाम है स्यूडोप्लास्टिक, स्यूडोप्लास्टिक फ्लूइड, ठीक है। ये डायलेटेंट है, ये स्यूडोप्लास्टिक है, आगे बात समझ में, ठीक है। इनके अलावा ये शियर थिनिंग हो गया ऊपर वाला, नीचे वाला शियर थिकनिंग हो गया, ठीक है। इसके अलावा अपन चले कुछ ऐसे फ्लूइड हो सकते हैं जिनमें आप शियर स्ट्रेस लगाते रहो लगाते रहो लगाते रहो, बिल्कुल
फ्लूइड की तरह बिहेव ही ना करे, है ना, और डिफॉर्मेशन ही ना हो जाए। लेकिन एक पॉइंट पे ऐसी शियर स्ट्रेस आएगी जिसके बाद उनमें डिफॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगा, है ना। अब इस पॉइंट के बाद डिफॉर्मेशन होगा तो वहां भी तीन तरह का डिफॉर्मेशन हो सकता है। कैसा हो सकता है, या तो इन दोनों में कांस्टेंट लाइन बन जाएगी, या फिर इंक्रीजिंग कर्व बन जाएगा, या डिक्रीजिंग कर्व बन जाएगा, तीन ही पॉसिबिलिटी है। तो टाउ और du by dy में अगर थोड़ी सी स्ट्रेस के बाद स्ट्रेट लाइन बन जाती है न्यूटोनियन फ्लूइड की तरह, तो इनको हम बोलते हैं बिंघम प्लास्टिक फ्लूइड्स, है ना, इनको बोलते हैं बिंघम प्लास्टिक फ्लूइड्स। कैसे फ्लूइड हैं ये, जिनमें कुछ शियर स्ट्रेस में अमाउंट लगा रहा हूँ वहां तक तो वो असर ही नहीं हो रहा, डिफॉर्मेशन ही नहीं हो रहा, लेकिन एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ शियर स्ट्रेस के बाद उनमें डिफॉर्मेशन स्टार्ट होगा और इन दोनों के बीच का रिलेशन कैसा रहा, स्ट्रेट लाइन, ठीक है। अब कुछ शियर स्ट्रेस तक कुछ नहीं हुआ, उसके बाद इनका रिलेशन कैसा रहा, इंक्रीजिंग रहा, ऐसा जिनका स्लोप बढ़ता जा रहा है, उसको क्या बोलते हैं, रियोपैक्टिक फ्लूइड, ठीक है। कुछ समय तक कुछ नहीं हुआ, उसके बाद का रिलेशनशिप कैसा रहा कि धीरे 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 कम होता जा रहा है स्लोप, इनको बोलते हैं थिक्सोट्रोपिक फ्लूइड। आगे बात समझ लो, मतलब जो चीज यहाँ ओरिजिन से वही थी वो अगर शिफ्ट हो गई, यहाँ पे तो क्या होता है जैसे ही शियर स्ट्रेस लगी वैसे ही वो बिहेव करना चालू हो गया फ्लूइड की तरह, और ये रिलेशन बना। लेकिन कुछ ऐसे फ्लूइड आएंगे जो शुरुआत में फ्लूइड की तरह बिहेव नहीं करेंगे, एक पर्टिकुलर शियर स्ट्रेस को क्रॉस कर लोगे तो वो फ्लूइड की तरह बिहेव करना शुरू करेंगे। हमने एस्फाल्ट का एग्जांपल लिया था पहले लेक्चर में, है ना, ये वो फ्लूइड हैं जो एक बाउंड्री ड्रॉ करते हैं सॉलिड और फ्लूइड के बीच में, कभी सॉलिड की तरह बिहेव करते हैं, कभी फ्लूइड की तरह, है। तो ये टाव यहाँ तक आई तक कुछ नहीं हो, उसके बाद फिर यही तीन केस हो गए, या तो दोनों प्रोपोर्शनल निकल गए, या फिर इंक्रीजिंग बन गया, या डिक्रीजिंग बन गया, तो इनके नाम चेंज हो गए इस तरीके से। तो न्यूटोनियन, नॉन न्यूटोनियन में डायलेटेंट, स्यूडोप्लास्टिक, बिंघम प्लास्टिक, रियोपैक्टिक और थिक्सोट्रोपिक, ठीक है। ये आपके टाइप्स ऑफ फ्लूइड्स हुए सारे। अब बात ये है कि आपने अपने रियल लाइफ में कई फ्लूइड्स देखे होंगे, नाम सुने होंगे, या फिर वाटर, एयर, गैसोलीन, ऑयल, हनी, asphalt, ब्लड, सेल्यूलो सॉल्यूशन, जिप्सम पेस्ट, मिल्क, है ना, ये सब आपने फ्लूइड्स, एयर है। अब कौन सा फ्लूइड इनमें से किस कैटेगरी में आता है ये आपको जानना है कि भाई जितने फ्लूइड मैंने बताए इनमें से सब न्यूटोनियन तो होंगे नहीं, कुछ न्यूटोनियन होंगे, जो नॉन न्यूटोनियन होंगे वो डायलेटेंट, स्यूडोप्लास्टिक, बिंघम प्लास्टिक, इनमें से कुछ एक होंगे, है ना। तो आपको हर तरह के फ्लूइड का एक या दो एग्जांपल ढूंढने हैं, नेट पर सर्च करोगे मिलेगा, और वहां से समझना है कि कौन सा फ्लूइड कौन सा है, ठीक है। एग्जांपल है, असाइनमेंट समझ के कर लोगे बढ़िया रहेगा, ठीक है, है ना। अब देखिए ये इस ग्राफ में ये सारी लाइंस के तो आप मतलब समझ गए, न्यूटोनियन फ्लूइड, डायलेटेंट, स्यूडोप्लास्टिक, बिंघम प्लास्टिक, रियोपैक्टिक, थिक्सोट्रोपिक, ठीक है। लेकिन अगर मैं आपसे बात करूं ये जो लाइन है एक्स एक्सिस पे मैंने बनाई है ये किस चीज को रिप्रेजेंट कर रही है, तो आप बताओ क्या करेगी, ये रिप्रेजेंट करती है आइडियल फ्लूइड को, आइडियल, मतलब आदर्श फ्लूइड जो है, मतलब इसका क्या मतलब हुआ कि कितनी भी छोटी से छोटी शियर स्ट्रेस मैं लगा रहा हूँ तो ये रेट ऑफ शियर स्ट्रेन या रेट ऑफ डिफॉर्मेशन शो ही नहीं कर रहा है ना, मतलब बढ़ती जा रही है, रेजिस्टेंस शो ही नहीं कर रहा है, सॉरी शियर स्ट्रेस नहीं बढ़ रही है लेकिन डिफॉर्मेशन लगातार बढ़ रहा है, मतलब ये रेजिस्टेंस शो ही नहीं कर रहा, जीरो रेजिस्टेंस, जीरो विस्कोसिटी हो गई इसकी, क्योंकि इस लाइन का स्लोप क्या है, मैंने क्या बताया था इस ग्राफ में, स्लोप की विस्कोसिटी है, इस लाइन का स्लोप है जीरो, है ना, तो ये जीरो वाली हो गई। इसका मतलब ये जो एक्स एक्सिस से रिप्रेजेंट करती है आइडियल फ्लूइड को, है ना, यहाँ पे विस्कोसिटी जीरो, तो जो विस्कोसिटी जीरो होती है जिन फ्लूइड्स की उनको हम आइडियल फ्लूइड्स कहते हैं, जो कि रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करते, वो सिर्फ एक इमेजिनेशन है ना, या कल्पना, ठीक है। सेम तरीके से अगर मैं बात करूंगी वाई एक्सिस किसको रिप्रेजेंट कर रही है, वाई एक्सिस का मतलब कितनी भी शियर स्ट्रेस बढ़ाता जाऊं मैं, डिफॉर्मेशन, रेट ऑफ डिफॉर्मेशन आई नहीं है, या रेट ऑफ शियर स्ट्रेन आई नहीं रही, है ना, इनको अपन बोलेंगे आइडियल सॉलिड, आइडियल सॉलिड्स, है ना, क्योंकि ये तो सॉलिड की प्रॉपर्टी है कि मैं अगर शियर स्ट्रेस लगाऊंगा तो वहाँ रेट ऑफ शियर स्ट्रेन नहीं आएगी या रेट ऑफ डिफॉर्मेशन नहीं आएगा, वहाँ पे एक डिफॉर्मेशन आएगा और वो उस शियर स्ट्रेस को रजिस्ट कर लेगा, ये कई बार बात हो चुकी है। तो ये अब ग्राफ पूरा हुआ है ना,
है, ये सब फ्लूइड्स को बता रहे हैं, ये आइडियल फ्लूइड को बता रही है और ये आइडियल सॉलिड्स को बता रही है, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका, इन सभी के एग्जांपल आपको मैंने जैसा बताया सर्च करनी है, असाइनमेंट समझ लो उसका, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, एक लास्ट चीज देखने रह गई है विस्कोसिटी में, वो मैं आपको पढ़ा देता हूँ, उसके बाद देखेंगे न्यूमेरिकल, है ना। तो अब अगला टॉपिक जो है वो ये है इफेक्ट्स ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑन विस्कोसिटी। इस पे तो बात हो चुकी है, एक बार और इसको बात कर लेते हैं, थोड़ा टेम्परेचर की बात कर लेते हैं पहले। हाँ, टेम्परेचर का विस्कोसिटी पे क्या इफेक्ट होगा, ये बात हो गई थी। बात ये हो गई थी कि लिक्विड्स के केस में जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे कोहेसिव फोर्स कम होगी और विस्कोसिटी भी कम होगी, लेकिन गैसेस के केस में जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे रैंडम मोशन बढ़ेगा, कॉलिजन ज़्यादा होगा, मोमेंटम ट्रांसफर ज़्यादा होगा, तो विस्कोसिटी बढ़ेगी। पूरी डिटेल उसकी अपन ने देख ली है ना। तो इसको अगर मैं बनाना चाहूँ एक कर्व में, तो ये कैसे बन जाएगा, ये गैसेस के केस में तो जैसे जैसे ये टेम्परेचर, ये जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है टेम्परेचर, वैसे वैसे डायनामिक विस्कोसिटी क्या हो रही है, गैसेस के केस में बढ़ती जा रही है और लिक्विड्स के केस में कम होती जाएगी। इस तरीके से कुछ इसका ग्राफ बन जाएगा, है ना। ये बात हमारी पहले हो चुकी थी टेम्परेचर का इफेक्ट। अब मैं आपसे बात करूँ प्रेशर का विस्कोसिटी पे क्या इफेक्ट होगा, ये सोचना है। अगर मैं फ्लूइड में प्रेशर बढ़ा रहा हूँ तो विस्कोसिटी कम होगी या ज़्यादा होगी। तो इसका क्या आंसर है, थ्योरेटिकली समझा देता हूँ आपको। हमारी जो प्रैक्टिकल सर्कमस्टेंसेस हैं, मतलब प्रैक्टिकल का मेरा मतलब क्या हुआ कि जितना भी आपको फ्लूइड से डील करना है रियल वर्ल्ड में, जितनी भी फ्लूइड मैकेनिक्स से डील करना है, अगर सिर्फ उतने की बात की जाए तो प्रेशर का दरअसल कोई मेजर सिग्निफिकेंस है नहीं विस्कोसिटी में। कैसे कि लिक्विड की बात कर लेते हैं जैसे, है ना। आप एक लिक्विड में प्रेशर बढ़ाओगे तो उसकी विस्कोसिटी पे क्या फर्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। क्योंकि इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड होता है, लिक्विड्स जनरली इनकम्प्रेसिबल होते हैं। इनकम्प्रेसिबल मतलब अगर मैं उनको प्रेशर लगा के दबाने की कोशिश करूँ तो वो दबेंगे नहीं, है ना। उनकी वॉल्यूम रिड्यूस नहीं होगी, इसका मतलब उनकी डेंसिटी भी चेंज नहीं होगी, है ना, जो बात हो चुकी है। तो जब मैं प्रेशर लगाता हूँ लिक्विड्स में तो वो ना के बराबर कंप्रेस होते हैं, तो उन्हें इनकम्प्रेसिबल मान लिया जाता है। और जब वो सेम स्टेट ही रहेगा तो उनमें विस्कोसिटी पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। लेकिन अगर मैं बहुत ही ज़्यादा प्रेशर बढ़ा देता हूँ, जो कि प्रैक्टिकल नहीं है, मान लेते हैं बहुत ज़्यादा 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एक जो यूनिट एटमॉस्फेरिक प्रेशर है इसको 300 गुना कर दिया, तब लिक्विड्स के केस में हो सकता है थोड़ा बहुत कंप्रेशन आ जाए, मतलब इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस जो है वो थोड़ा थोड़ा पास आ जाए, ना के बराबर। उस केस में क्या होगा कि विस्कोसिटी बढ़ेगी, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि मॉलिक्यूलर कोहेशन की वजह से लिक्विड में विस्कोसिटी होती है। बहुत ही ज़्यादा मैंने प्रेशर बढ़ा के थोड़ा सा अगर मॉलिक्यूलर डिस्टेंस कम कर दिया तो उनका कोहेसिव फोर्स है वो बढ़ जाएगा। तो प्रेशर के कारण विस्कोसिटी लिक्विड में कोई सिग्निफिकेंस नहीं है इस बात का, लेकिन अगर मैं बहुत ज़्यादा प्रेशर बढ़ा रहा हूँ तो मामूली सी विस्कोसिटी बढ़ सकती है ना, इम्प्रैक्टिकल है। सेम चीज़ गैसेस के केस में कर लेते हैं। तो गैसेस के केस में क्या होता है, हमारी विस्कोसिटी है वो मॉलिक्यूलर कोहेशन से, है ना, या उनके मोशन से या मोमेंटम ट्रांसफर के कारण। मैं अगर प्रेशर बढ़ाता हूँ, है ना, तो वो डेंसिटी तो होती है, उनकी डेंसिटी बढ़ जाती है, मॉलिक्यूल्स और पास पास आ जाते हैं, लेकिन वो सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट नहीं डालते। टेम्परेचर बढ़ाता हूँ बहुत तेज़ी से उनका मोशन चेंज होता है, मोशन चेंज होता है तो मोमेंटम ट्रांसफर चेंज होता है, उसके कारण विस्कोसिटी चेंज होती है ना। लेकिन अगर मैं प्रेशर चेंज करता हूँ तो वो मॉलिक्यूलर मोशन पे कोई फर्क नहीं डालते, है ना। तो देखा जाए तो वो विस्कोसिटी पे भी फर्क नहीं डाल रहे, लेकिन इनडायरेक्टली क्या हो रहा है कि डेंसिटी बढ़ रही है, मॉलिक्यूल्स और पास आ रहे हैं, पास आ रहे हैं तो उनके आसपास की फ्री स्पेस कम हो रही है, तो मोमेंटम ट्रांसफर हो सकता है ज़्यादा तेजी से। तो प्रैक्टिकली ये भी इनसिग्निफिकेंट ही है, लेकिन गैसेस के केस में भी प्रेशर बढ़ाने से क्या हो रहा है कि विस्कोसिटी बढ़ सकती है ना। और इस केस में स्पेशली अगर मैं काइनेमेटिक विस्कोसिटी की बात करूं, अभी तक मैंने आपको जो कुछ भी बताया वो डायनामिक विस्कोसिटी म्यू के बारे में बताया है ना। अगर काइनेमेटिक विस्कोसिटी की बात करूं गैसेस के केस में, वो क्या होता है म्यू बाय रो। इसमें देखो गैसेस के केस में अगर मैं प्रेशर बढ़ाऊंगा तो वॉल्यूम कम हो जाएगी, वॉल्यूम कम हो जाएगी मतलब
डेंसिटी बढ़ गई, ये अपन पहली बात कर चुके हैं, डेंसिटी बढ़ जाएगी। तो अगर मैं प्रेशर चेंज करता हूँ गैसेस का तो डेंसिटी चेंज होती है, डेंसिटी चेंज होती है तो काइनेमेटिक विस्कोसिटी चेंज हो जाती है। लिक्विड के केस में क्या होता है कि अगर मैं प्रेशर इनकम्प्रेसिबल मतलब प्रेशर बढ़ाने से डेंसिटी चेंज नहीं होगी, तो काइनेमेटिक विस्कोसिटी है वो भी चेंज नहीं होगी। गैसेस के केस में हो जाती है, डेंसिटी कम होगी, न्यू बढ़ जाएगा प्रेशर बढ़ाने से। यहाँ पे प्रेशर बढ़ाने से डेंसिटी में कोई चेंज नहीं आएगा तो न्यू में भी कोई चेंज नहीं आएगा, है ना। तो प्रेशर का जो कॉन्सेप्ट है वो इनसिग्निफिकेंट है प्रैक्टिकली, लेकिन अगर आपको हाइपोथेटिकल सिचुएशन समझनी कि क्या होगा तो वो विस्कोसिटी को बढ़ाएगा, है ना, मॉलिक्यूल्स को पास ला रहा है किसी। इसके बाद हमें ये देखना है, एक दो इक्वेशन देखनी है कि जो टेम्परेचर के कारण विस्कोसिटी में वेरिएशन आ रहा है उसके लिए हमारे पास दो इक्वेशन हैं, अलग अलग इक्वेशन हैं एम्पिरिकल, अलग अलग कई इक्वेशंस मिलेंगी आपको, लेकिन एक इक्वेशन जो मैं आपको बता देता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट नहीं है लेकिन केवल कवर करने के लिए हम उसको देख लेते हैं कि विस्कोसिटी कैसे वेरी करेगी विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर। जैसे जैसे मैं टेम्परेचर वेरी करूँगा करेगी, तो विस्कोसिटी कैसे वेरी करेगी उसका एक रिलेशनशिप है, एक लिक्विड के लिए है और एक गैसेस के लिए, है ना। इस रिलेशन का यूज करके हम आराम से ये बता रख सकते हैं कि कैसे कैसे टेम्परेचर बढ़ेगा तो म्यू बढ़ेगा, ठीक है ना। तो वो रिलेशनशिप क्या है वो बता देता हूँ। इक्वेशन है डायरेक्ट, लिक्विड के केस में म्यू इक्वल्स ए 10⁻⁵ b डिवाइडेड बाय t माइनस c, ठीक है, ये रिलेशनशिप होगी। और गैसेस के केस में है म्यू इक्वल्स a रूट t डिवाइडेड बाय 1 प्लस b बाय t, है ना। तो क्या हो रहा है, ये a b और c क्या है, ये कॉफिशिएंट्स हैं जो अलग अलग फ्लूइड्स के लिए अलग अलग होते हैं, है ना, इनकी फिक्स वैल्यू नहीं है, वो हर फ्लूइड और एक कंडीशन के लिए अलग होंगे, है ना। ये कैसे निकालते हैं हम, एक्सपेरिमेंटली। दो अलग, मान लो इसके केस में कितने अननोन्स हैं, a और b, ठीक है, ये दोनों कॉफिशिएंट हैं जो अलग अलग टेम्परेचर और कंडीशन में अलग अलग, सॉरी अलग अलग फ्लूइड और अलग अलग कंडीशन में अलग आएंगे। किसी एक पर्टिकुलर गैस के लिए आपको a और b निकालने हैं, तो क्या करोगे, आप किसी विस्कोमीटर से, जो विस्कोसिटी मीटर मेजर करने वाली डिवाइस होती है, उससे एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे म्यू निकालोगे, है ना। आपको म्यू मिल गया और t पता है आपको, एक इक्वेशन बन गई, a और b अननोन है। फिर उसी गैस को एक अलग टेम्परेचर पे आपने म्यू निकाला, है ना, उसमें आप म्यू की वैल्यू पुट करोगे, दूसरे वाले टेम्परेचर की वैल्यू पुट करोगे, ये दूसरी इक्वेशन बन गई। अब हम पे दो इक्वेशन है और दो अननोन है ए बी, उन दोनों को सॉल्व कर लेंगे तो ए और बी मिल जाएंगे उस पर्टिकुलर गैस के लिए। आ रही बात समझ। इसी तरीके से ये फ्लूइड लिक्विड्स के केस में है, यहाँ पर तीन अननोन है ए बी और सी। तो अब मुझे किसी टेम्परेचर पर्टिकुलर के लिए विस्कोसिटी निकालनी है तो इस तरीके से मैं निकाल सकता हूँ, है ना। इन रिलेशन को बोलते हैं स्यूजरलैंड इक्वेशन, है ना। इसके अलावा भी आपको दूसरी इक्वेशंस मिल जाएंगी जो टेम्परेचर और मतलब ऐसी इक्वेशन मिल जाएंगी जो 0 डिग्री पे जो विस्कोसिटी है उसको और किसी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे विस्कोसिटी है उन दोनों को रिलेट करे। जैसे लिक्विड के केस में आ जाती है म्यू इक्वल्स म्यू नॉट 1/a प्लस बी टी प्लस सी टी स्क्वायर, इस तरीके से आती है। तो वो कई इक्वेशन है ना, तो वो अपन को उसमें नहीं जाना है, ये बस बता रहा हूँ मैं आपको इस तरीके से वेरी करता है। इसको देख के आप समझ पा रहे होगे, यहाँ पे अगर मैं टेम्परेचर को बढ़ाता हूँ गैसेस के केस में तो न्यूमरेटर की वैल्यू भी बढ़ जाएगी, जितना टी बढ़ाओगे उतना इसकी वैल्यू बढ़ेगी, और जितना टी बढ़ाओगे ये टर्म छोटा होता जाएगा, मतलब डिनोमिनेटर छोटा होता जाएगा। न्यूमरेटर को मैं बढ़ा रहा हूँ, डिनोमिनेटर को मैं कम कर रहा हूँ, मतलब ओवरऑल म्यू की वैल्यू क्या होगी, बढ़ेगी। गैसेस के केस में टी बढ़ा रहे हैं तो म्यू बढ़ रहा है, यही बात हुई थी अपनी। सेम चीज़ आप यहाँ देख लो, यहाँ पे मैं टेम्परेचर की वैल्यू बढ़ाऊंगा तो ये डिनोमिनेटर बड़ा हो जाएगा, तो ये जो है फ्रैक्शन ये छोटा हो जाएगा, और 10 की पावर छोटी होती जाएगी तो मतलब इस पूरे की वैल्यू कम होती जाएगी। लिक्विड के केस में टेम्परेचर बढ़ाने से विस्कोसिटी कम होती है, ठीक है ना। अब हम देखेंगे कुछ न्यूमेरिकल्स विस्कोसिटी के एक दो एग्जांपल्स, जिससे अभी तक हमने जो पढ़ा है न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी की रिसर्च ये सब, उन सबको क्वेश्चंस में अप्लाई कैसे करना है, ठीक है। हाँ है ना। तो अभी क्वेश्चन देख रहे हैं, ये क्वेश्चन लिख लिया मैंने पहले। क्वेश्चन ये है कि द वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन ओवर अ प्लेट is given by u equals 2/3y minus y square
डिटरमाइन द शियर स्ट्रेस एट y इक्वल्स 0.15, है ना। टेक म्यू ऑफ फ्लूइड एज 8.63 पॉइंट्स, है ना, यही क्वेश्चन है बिल्कुल। अब आपको शियर स्ट्रेस निकालनी है एट अ डिस्टेंस 0.15 मीटर, यहाँ पे यूनिट लिख लिया, मीटर लिख लिया। आगे बस यूनिट और नहीं होते इनकी, बिल्कुल सही बात है। ये 0.15 मीटर पे, ये क्वेश्चन है, बुक का क्वेश्चन है, आपके तुम सब सीधा सीधा क्वेश्चन है, आपको ये निकालना है। तो क्या करोगे, सोच लो थोड़ा, है ना। शियर स्ट्रेस निकालने बोला है, विस्कोसिटी की प्रॉपर्टी पढ़ते वक्त, वो न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी पढ़ते वक्त एक शियर स्ट्रेस का रिलेशन पढ़ा है हमने अभी तक, टाउ इक्वल्स म्यू du बाय dy, है ना, सबने पढ़ रखी है बात। ये शियर स्ट्रेस है, डायनामिक विस्कोसिटी, और ये है वेलोसिटी ग्रेडियंट, है ना। हमें निकालना है टाउ, म्यू हमारे पास है, क्वेश्चन में दिया म्यू ऑफ द ब्रिज 8.63 पॉइंट्स, ठीक है। du बाय dy अगर हमको मिल जाए, du बाय dy अगर हमको मिल जाए तो हम ये सॉल्व कर लेंगे, बस इतनी सी बात है, छोटा सा क्वेश्चन है ये तो। अच्छा, क्वेश्चन में एक चीज और लिखी है जो मैंने यहाँ नहीं लिखी, कि u जो है वो वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है x डायरेक्शन में, है ना, और y क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम प्लेट को मेजर कर रहा है, ये हम पहले चीज जानते हैं, तो लिखा नहीं है, ठीक है। देख लेते हैं हम, प्लेट से 0.15 मीटर ऊपर फ्लूइड की विस्कोसिटी बतानी है, तो म्यू है तो du बाई dy निकालना है। du बाई dy निकालने के लिए क्वेश्चन में u दिया है, तो कितना दिया है, u इक्वल्स 2/3 y माइनस वाई स्क्वायर। इससे आप du बाई dy निकालोगे आसानी से, डिफरेंशिएट कर दिया y के रिस्पेक्ट में, ये बचा 2/3, है ना, ये बचा -2, ये आपको मिल गया du बाय म्यू तो है। अब आपको y इक्वल टू 0.15 मीटर पे शियर स्ट्रेस निकालने बोला है, उसके लिए म्यू तो कांस्टेंट है, तो du बाई dy आप कहाँ निकालोगे, du बाई dy आप कहीं भी निकाल सकते हो, जैसे कि ये अगर मेरी वेलोसिटी प्रोफाइल बनती है तो du बाई dy तो हर पॉइंट का निकलेगा, ये निकलेगा, इस पॉइंट का अलग, इस पॉइंट का अलग, किसी भी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे मैं टेंजेंट ड्रॉ करूंगा, वही मेरा du बाई dy कहलाएगा वहाँ का। ये आपको पैराबोलिक प्रोफाइल तो दिखी रही है, सेकंड डिग्री कर्व है ना, तो मुझे जिस पॉइंट पे निकालनी है शियर स्ट्रेस, उसी पॉइंट पे मुझे du बाई dy निकालना पड़ेगा, मतलब du बाई dy में निकालूंगा y इक्वल टू 0.15, है ना। ये अगर मेरी प्लेट है, इसमें नीचे से ऊपर तक फ्लूइड की वेलोसिटी चेंज हो रही है इस तरीके से, मुझे इस पॉइंट पे शियर स्ट्रेस निकालने बोल दिया, तो यही मेरा वो पॉइंट है 0.15 मीटर, ये अपना y हो गया। तो मैं क्या करूंगा, इस वेलोसिटी प्रोफाइल का वेलोसिटी ग्रेडियंट निकालूंगा, वेलोसिटी ग्रेडियंट du बाई dy। अब du बाई dy हर पॉइंट पे अलग अलग आ रहा है, लगातार इसका ग्रेडियंट चेंज होता जा रहा है ना। जब हम विस्कस फ्लो और स्टेडी केस पढ़ रहे थे, उसमें तो एक स्ट्रेट लाइन आई थी वेलोसिटी प्रोफाइल, मतलब वेलोसिटी ग्रेडियंट आपका चेंज हो ही नहीं रहा, हर पॉइंट पे सेम है, यहाँ पे तो हर पॉइंट पे बदल रहा है। तो या इस पॉइंट पर्टिकुलर पे मैं du बाई dy निकाल लेता हूँ, यहाँ पुट कर दूंगा, और म्यू तो मुझे मालूम ही है, तो उस पर्टिकुलर पॉइंट पे मुझे मिल जाएगी विस्कोसिटी, ठीक है भैया, ये du बाई dy आ गया। किस पॉइंट पे चाहिए du बाई dy, y इक्वल टू 0.15, यहाँ पे y इक्वल टू 0.15 पुट कर देंगे, पुट कर दिया तो क्या आया, du बाई dy इक्वल्स टू 2/3, है ना, माइनस 0.3, यही आएगा, y की वैल्यू 0.15 करेंगे, इसको सॉल्व कर दो, 3 से मल्टीप्लाई करा तो 0.9 आएगा, ऊपर 1.1 बचेगा, तो ये आपका आ गया 1.1 डिवाइड बाय, है ना, इतना अपना du बाई dy आ गया। इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं एट y इक्वल टू 0.15, आ गया। इसको उठा के यहाँ पुट करना है और म्यू की वैल्यू पुट करनी है, आपका आंसर आ जाएगा। ये और कर देते हैं, ठीक है, ये रब कर देता हूँ यहाँ से, है ना। एक चीज और देख लो, y हमारा मीटर में, है ना, मतलब ऐसा ही यूनिट सिस्टम में चल रहे हैं हम, है ना, तो म्यू जो है वो दे रखा है आपको पॉइज में, पॉइज मतलब सीजीएस सिस्टम, तो उस पॉइज को आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा पहले एसआई सिस्टम में, क्योंकि ये एसआई में तो उसको भी एसआई में ले लेते हैं, या तो इसको सेंटीमीटर लेके इसको आप सीजीएस भी ले लो, आपके ऊपर है ना। मैं जनरली प्रेफर करता हूँ कि एसआई नहीं सॉल्व हो, तो मैं विस्कोसिटी को कन्वर्ट कर लेता हूँ, है ना। म्यू की वैल्यू जो मुझे दी है 8.63 पॉइज, इसको मैं अगर न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करूँ, न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर जो कि एसआई यूनिट है विस्कोसिटी की, तो कितना आएगा ये
आपको क्या बताया था मैंने, 1 न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर इक्वल टू 10 पॉइंट्स। याद करो, 1 न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर में 10 पॉइंट होते थे, एक पॉइंट में कितने ये होंगे, डिवाइड बाय 10 कर देंगे, 8.63 डिवाइड बाय 10, आपका आंसर आ गया 0.863 न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर। ये आपका म्यू है, मिल गया। ये आपका du बाई डी वाई है एट वाई इक्वल्स टू 0.15। इन दोनों को यहाँ पुट कर दो, क्वेश्चन सॉल्व पुट कर देते हैं। क्या पुट करा, टाउ इक्वल्स टू म्यू 0.863 इंटू du बाई डी वाई 1.15 1.1 बाय 3, है ना। मल्टीप्लाई कर लेना कैलसी से, कुछ वैल्यू आ जाएगी, जो भी आ जाएगी यूनिट क्या आएगी, है ना। ये बात हमेशा याद रखनी, क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त हमेशा यूनिट एंड में लिखनी है। ऐसा ही सिस्टम में चल रहा है, वहां पे टाउ की यूनिट क्या है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, है ना। तो टाउ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में आ गया, इतना आ गया, कैलसी में डाल देना एग्जैक्ट आंसर क्या जाएगा। मैं बता देता हूँ कितना आएगा, कैलसी समझते हैं 0.3167 0.3167 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, आप कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है ना। ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, ठीक हाँ है ना। ये सेकंड क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, देख लो एक बार, राइटिंग समझ में आए तो पढ़ लेना। 2 large plane surfaces are 2.4 सेंटीमीटर अपार्ट, है ना। इंपॉर्टेंट चीजें मार्क करते जाते हैं। 2 large surfaces हैं जिनके बीच की दूरी कितनी है, 2.4 सेंटीमीटर। पहली चीज, स्पेस बिटवीन देम इज फिल्ड विद ग्लिसरीन, मतलब दोनों प्लेट्स के बीच में जो फ्लूइड है कौन सा है, ग्लिसरीन है, वाटर नहीं है। अब आपका सवाल शुरू होता है, व्हाट फोर्स इज रिक्वायर्ड टू ड्रैग a very thin plate of surface area 0.5 स्क्वायर मीटर या 0.5 मीटर स्क्वायर between them, है ना। मतलब दो प्लेट्स हैं, उनके बीच की दूरी कितनी है, दोनों के बीच में ये फ्लूइड है। अब उस दोनों प्लेट्स, ये दो प्लेट्स है ना, दो प्लेट्स के बीच में फ्लूइड, और यहाँ कहीं पे इन दोनों प्लेट्स के बीच में फ्लूइड के दरमियान एक कोई थिन प्लेट है, वेरी थिन प्लेट है, जिसको मुझे ड्रैग करना है ना, जिसको मुझे क्या करना है, ड्रैग करना है। उस थिन प्लेट का एरिया कितना है, इतना है। कितनी स्पीड से ड्रैग करना है, इतनी स्पीड से, है ना। बिटवीन देम एट अ स्पीड ऑफ 0.6 मीटर पर सेकंड, ठीक है। इफ थिन प्लेट इज एट अ डिस्टेंस 0.8 सेंटीमीटर फ्रॉम वन प्लेन सरफेस, ये दोनों सरफेस में से किसी एक प्लेन सरफेस से वो 0.8 सेंटीमीटर की दूरी पे है, मुझे उसे ड्रैग करना है 0.6 मीटर पर सेकंड से, तो मुझे कितनी फोर्स लगानी पड़ेगी, है ना। यही पूछा है, व्हाट फोर्स इज रिक्वायर्ड टू ड्रैग अ वेरी थिन प्लेट ऑफ सरफेस एरिया दिस मच बिटवीन देम एट अ स्पीड दिस इफ थिन प्लेट इज एट अ डिस्टेंस दिस फ्रॉम प्लेन सरफेस वन, ठीक है। और जो इनके बीच का फ्लूइड है ग्लिसरीन, उसकी विस्कोसिटी मुझे दी है म्यू इक्वल्स 8.1 × 10⁻⁻⁻⁻ न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर। ये भी आपका क्वेश्चन आ गया, है ना। सबसे पहले इस क्वेश्चन को समझ लेते हैं, डायग्राम बना देता हूँ, है ना, फिर इसको रब कर दूंगा। देखो पहले तो मैंने दो प्लेट्स ले ली, एक ये प्लेट हो गई, एक ये प्लेट हो गई, ऐसे कुछ बोला है, ठीक है। एक प्लेट हो गई, ये दूसरी प्लेट हो गई। डायग्राम बना के विजुअलाइज कर लेते हैं, तो बहुत आसान है। इसके बीच में फ्लूइड भरा हुआ है, ग्लिसरीन होगा। अब इन दोनों प्लेट्स के बीच में, ग्लिसरीन के बीच में कोई एक प्लेट है पतली सी, ये प्लेट, ठीक है। इस प्लेट को मुझे ड्रैग करना है ना। ड्रैग करने के लिए मतलब ये प्लेट है, इसको पकड़ के ऐसे खींचना है या धक्का देना, किसी भी तरीके से समझ लो, इसको मूव कराना है मुझे। तो मूव कराने के लिए कोई फोर्स लगानी पड़ेगी, यहाँ से पकड़ के फोर्स लगाई इधर, मान लेते हैं इसको फोर्स कितनी लगानी पड़ेगी, F लगानी पड़ेगी, ठीक है ना। ये आपकी प्लेट थी, वेरी थिन है लेकिन अलग से देखें, इसलिए इसको मैं थोड़ा बोल्ड बना रहा हूँ। ये प्लेट है, इसको फोर्स लगाई मैंने, इस फोर्स को आपको निकालना है, बस इतनी सी बात, ठीक है। इस प्लेट की दूरी कितनी है, मतलब ये पूरे ऊपर से नीचे तक की डिस्टेंस में कहाँ है, यहाँ है, यहाँ है। उन्होंने बोला है किसी एट अ डिस्टेंस 0.8 सेंटीमीटर फ्रॉम वन प्लेन सरफेस, तो ये दोनों प्लेन सरफेस के बीच की दूरी थी आपकी 2.4 सेंटीमीटर, और
किसी एक से 0.8 की दूरी पे है, मान लेते हैं नीचे वाले से 0.8 की दूरी पे है ना, नीचे वाले से। आप बोलोगे नीचे से क्यों माने, आप ऊपर से भी मान सकते हो। अभी आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ये बात समझ आ जाएगी कि कहीं से भी 0.8 की मान लो आंसर एक ही आएगा। मतलब अगर यहाँ से 0.8 की दूरी पे होगी तब भी उतनी ही फोर्स से खींचना है, यहाँ से 0.8 की दूरी पे होगी तब भी उतनी ही फोर्स से खींचना है, वो बात समझ आ जाएगी। अगर ये 0.8 है तो ऊपर से नीचे तक की जो डिस्टेंस बची वो कितनी होगी 1.6, दोनों को ऐड करोगे 2.4 आ जाएगा। 2.4 मालूम था, 0.8 मालूम था, तो ये दोनों को माइनस करके निकाल दिया 1। आपको बतानी है ये फोर्स कितनी चाहिए इसको खींचने के लिए एट अ वेलोसिटी 0.6 मीटर पर सेकंड। ठीक है, अब ये बात दिमाग में बैठ गई कि पूछा क्या है और बताया। अब करना कैसे है ये सोचेंगे, तो सोचने से पहले अब इसको रब कर रहा हूँ, आगे देखते हैं क्या है। ये ग्लिसरीन की विस्कोसिटी है ना। तो सॉल्व करने से पहले ये समझ लेते हैं, इस प्लेट को ड्रैग करने के लिए मुझे उतनी ही फोर्स लगानी पड़ेगी जितनी फोर्स इस प्लेट को रोक रही है। आ रही बात समझ में? ये दो प्लेट है, इधर से ये प्लेट, ये दो प्लेन सरफेस है, सॉरी इस प्लेट को मैं इधर खींच रहा हूँ तो कितनी फोर्स लगाऊं जितनी से इसको रेजिस्ट कर रही है कोई चीज इस डायरेक्शन। बात समझ में आ गई। 0.6 मीटर पर सेकंड से खींचने के लिए मुझे उतनी ही फोर्स लगानी पड़ेगी जितनी 0.6 मीटर से इसको मूव होने से रोकने वाली जो फोर्स है। वो फोर्स कौन सी है, विस्कोसिटी। कैसे देखो, जब आप इस प्लेट को मूव करोगे एक पर्टिकुलर वेलोसिटी से जो हमने दे रखी है 0.6 मीटर पर सेकंड से, तो ये वाली लेयर मूव होगी है ना, ये वाली लेयर जो इस प्लेट से कांटेक्ट में है, एक इस प्लेट से कांटेक्ट में दो लेयर्स है, एक तो ऊपर वाली और एक नीचे वाली। अब इसको मैंने जब ड्रैग करना स्टार्ट करा तो ये दोनों लेयर मूव होना स्टार्ट हो जाएंगी। सही बात है, ये दोनों लेयर मूव होना स्टार्ट होंगी, लेकिन नीचे तक की जो लेयर है वो तो स्टेशनरी है। इन लेयर्स की कुछ वेलोसिटी आ गई भी, क्योंकि ये 0.6 से मूव करेगी तो जो नो स्लिप कंडीशन के कारण जो लेयर स्टिक है वो भी 0.6 से मूव करना स्टार्ट करेगी। सबसे नीचे वाली लेयर नो स्लिप कंडीशन के कारण कितनी वेलोसिटी से है, 0। क्यों, क्योंकि ये दोनों प्लेट्स स्टेशनरी हैं। अब हुआ क्या, ये वेलोसिटी ग्रेडियंट बन गया, v वेलोसिटी से 0 वेलोसिटी तक अपन आ गए है ना। विस्कोसिटी जब हम पढ़ रहे थे ऐसे ही कुछ एग्जांपल ले रहे थे, प्लेट मूव करते थे तो पहली लेयर जो उससे चिपकी है उसकी वेलोसिटी प्लेट वाली हो गई, और नीचे आते 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 वो वेलोसिटी कम होती जाएगी। कैसे कम होती जाएगी वो अपन समझ चुके हैं, कम होते 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 सबसे नीचे वाले की 0 हो गई। इसका मतलब रिलेटिव मोशन ऑफ लेयर सेटअप हो गया। अगर मुझे उस प्लेट को मूव करना है तो लेयर्स के बीच में रिलेटिव मोशन सेटअप होगा। अगर रिलेटिव मोशन सेटअप होगा मतलब वहां पे रेजिस्टेंस पैदा होगा, उस रेजिस्टेंस को ही हम विस्कोसिटी बोलते हैं है ना। ठीक है, तो अब उस रेजिस्टेंस को अपोज करने के लिए मुझे कुछ फोर्स लगानी है, वही फोर्स आपसे पूछी है। तो जो शियर स्ट्रेस डेवलप होती है उसी को रेजिस्टेंस, उस इंटरनल रेजिस्टेंस के कारण क्या होता है, शियर स्ट्रेस डेवलप होती है, बात हो चुकी है। तो इस प्लेट को मैं ये सब हटा के बताता हूँ, इस प्लेट को, ये प्लेट है, इस प्लेट को इस डायरेक्शन में अगर मैं मूव कर रहा हूँ तो इस पे शियर स्ट्रेस लगेगी इस डायरेक्शन में, नीचे की तरफ से भी और ऊपर की तरफ से भी। क्यों, क्योंकि नीचे वाली लेयर से उसको भी इसने मूव कराया, रिलेटिव मोशन सेटअप कराया, वहां भी विस्कोसिटी आएगी एक्शन में, ऊपर भी आएगी। तो इन दोनों की तरफ से इसको शियर स्ट्रेस झेलना पड़ेगा जो नीचे की तरफ पड़ेगा। मतलब एक टाओ लगा, मान लो नीचे वाले को 1 दे देते हैं, टाओ 1 इस डायरेक्शन में नीचे के फ्लूइड की तरफ से, टाओ 2 इस डायरेक्शन में ऊपर के फ्लूइड की तरफ से। ठीक है, ये दोनों शियर स्ट्रेस को रेजिस्ट करते हुए मुझे निकालना है। तो इधर जो लगाने वाली फोर्स है जो इसको मूव करेगी उसको इन दोनों शियर स्ट्रेस को रेजिस्ट करना है, इन दोनों शियर स्ट्रेस को। ठीक है, अब बस ये निकाल लेंगे। तो सबसे पहले F के बारे में पता करने के पहले मुझे टाउ 1 और टाउ 2 को निकालना पड़ेगा, शियर स्ट्रेस 1 और शियर स्ट्रेस 2 है ना। उनको निकाल के कहानी खत्म हो जाएगी। निकालना शुरू कर देते हैं। टाउ की इक्वेशन आप जानते हो बहुत अच्छे से, टाउ इक्वल्स म्यू du by dy। पैराबोलिक प्रोफाइल के केस में तो du by dy हर पॉइंट पे अलग 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 हो रहा था, हम जानते हैं इस बात को। लेकिन जब सीधी लाइन बनेगी तो आपको du by dy एक कांस्टेंट रहेगा है ना। तो अब मैं इसी फ्लूइड वाले डायग्राम को कंसीडर कर रहा हूँ, एक बार और बनाता हूँ। ठीक है, ये एक प्लेट हो गई, ये एक प्लेट हो गई, प्लेन सरफेस होगी तो इसकी गलती हो गई, ये अपनी प्लेट हो गई, इसकी दूरी कितनी है 0.8 सेंटीमीटर, यूनिट ध्यान रखनी है। ठीक है, ये वो वाई डायरेक्शन है आपकी।
इस प्लेट को मूव कराना है कितनी वेलोसिटी से, 0.6 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी से, है ना। अब आप यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस को देखेंगे तो क्या आएगा, चेंज इन वेलोसिटी कितना है, du क्या होता है हमारा, चेंज इन वेलोसिटी, यहाँ वेलोसिटी 0 है, यहाँ वेलोसिटी 0.6 है, तो टोटल चेंज इन वेलोसिटी कितना हो गया 0.6 का, ठीक है। और चेंज इन डिस्टेंस जो dy होता है वो कितना है, 0 से लेकर 0.8 तक का, तो ये कितना आ गया 0.8, लेकिन 0.8 क्या है सेंटीमीटर, ऊपर वाली यूनिट मीटर पर सेकंड में है, इसको भी मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं, सब कुछ ऐसा ही सिस्टम में ले आते हैं। तो मीटर के केस में ये कितना हो जाएगा 0.008, है ना, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, इसको 100 से डिवाइड कर दिया मैंने, तो ये 0.008 मीटर हो गया। तो ये du बाई dy मिल गया नीचे वाले केस के लिए, नीचे वाले केस में 0.8 मीटर डिस्टेंस था, du हो गया चेंज इन वेलोसिटी टोटल, और dy हो गया चेंज इन डिस्टेंस, तो du बाई dy मिल गया, बहुत बढ़िया। नीचे वाले की बात कर रहे हैं, है ना, इसको मैं 1 से कर रहा हूँ ना, मैंने यहाँ पे जो डायग्राम बनाया था तो नीचे जो टाउ लग रहा था उसको टाउ 1 नाम दिया था, है ना, तो नीचे वाले को 1 मान लेते हैं, ऊपर वाले को 2 मान लेते हैं, सारे सब्जेक्ट उसी साथ लगेंगे, तो dy बाई dy 1 मेरा इतना आ गया, ठीक है, ये एक चीज़ आ गई। तो नीचे का वेलोसिटी ग्रेडियंट मुझे मिल गया, तो नीचे की टाउ भी मुझे मिल जाएगी, कैसे, टाउ 1 बराबर होगा म्यू du बाई dy 1, है ना, टाउ 1 मतलब नीचे से लगने वाली शियर स्ट्रेस, है ना, नीचे, तो म्यू तो कांस्टेंट है ऊपर नीचे सबके लिए, है ना, म्यू की वैल्यू हमको दे रही है 8.1 × 10⁻⁻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 ⁻कितना आ गया टाउ 1 देख लो, टाउ 1 इज इक्वल टू म्यू की वैल्यू 8.1 × 10⁻⁻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 ⁻
0.6 डिवाइड बाय 0.00, है ना। ये टाउ आएगा आपका न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। सब कुछ अपन न्यूटन मीटर में लेके चल रहे हैं। टाउ वन आ गया, इसकी कोई एक वैल्यू आ गई, है ना। इसको सॉल्व कर लेंगे जो भी कहानी है, तो कैलसी में सॉल्व हो जाएगा। देख ही लेते हैं, चलो 10⁻⁻1 ही था ना। हाँ, तो एक और आगे ले जाऊँ मैं इसको, क्या करना, 0.81 इंटू 0.6 डिवाइड बाय 0.008, 1000 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दोगे, है ना, तो आपका आ जाएगा 81 इंटू 6 डिवाइड बाय 8, ठीक है। तो ये आपकी कुछ आ जाएगी वैल्यू, जो भी आएगी समझ लीजिए, इतना न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये आपका टाउ वन आ रहा है। ये टाउ वन क्या है, यहाँ लगने वाली शियर स्ट्रेस। अब मुझे ये बताना है, यहाँ लग देखो इस डायरेक्शन में शियर स्ट्रेस लग रही है। शियर स्ट्रेस क्या होता है, शियर स्ट्रेस जो टाउ होता है इस वजह से, वो होता है फोर्स पर यूनिट एरिया, है ना। इधर तो मुझे जो खींचने की फोर्स पूछी है, कितनी फोर्स से मुझे खींचना पड़ेगा, तो मुझे ये पता लगाना पड़ेगा कितनी फोर्स से मुझे खींचना है। अगर ये पता लगाना है तो कितनी फोर्स उसे रोक रही है, वही पता लगाना पड़ेगा। इतनी शियर स्ट्रेस उसे रोक रही है, तो फोर्स कितनी रोकेगी, फोर्स हो जाएगा टाउ इंटू एरिया। अरे बस में इधर लगने वाली शियर स्ट्रेस तो मैंने निकाल ली, उस शियर स्ट्रेस से मुझे इधर लगने वाली फोर्स निकालनी है, तो मैं कैसे निकालूंगा, टाउ इंटू एरिया करके, वो मुझे ऐसे मालूम है। तो ये हमारा टाउ वन आ गया, नीचे से लगने वाला स्ट्रेस टाउ वन, इसमें मैं मल्टीप्लाई करूंगा एरिया ऑफ प्लेट, तो मुझे मिल जाएगा F1, है ना। टाउ इक्वल टू F/A होता है। तो नीचे से जो फ्लूइड है इसके नीचे, वो कितनी फोर्स से इसे रोकेगा, F1 फोर्स से, वो आएगा इतना। और एरिया ऑफ प्लेट हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्या दिया है एरिया ऑफ प्लेट, एरिया ऑफ प्लेट हमें क्वेश्चन में दिया था, क्या दिया था ये एरिया ऑफ प्लेट बताओ, 0.5 मीटर। एरिया ऑफ प्लेट जो ए है ना, वो 0.5 मीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ प्लेट नीचे ऊपर का सेम ही रहना, तो ये यहाँ पे रख दो। F1 की वैल्यू मिली 81 इंटू 6 डिवाइड बाय 8 इंटू 0.5, फोर्स आ गई न्यूटन, है ना। इसको सॉल्व कर लेंगे तो आ जाएगी, कुछ एक वैल्यू आ जाएगी, F1 आ गया। ऐसे आपने F1 निकाल दिया, जो भी वैल्यू आएगी न्यूटन में आ जाएगी। कितनी आई है मैं देख के बता देता हूँ, कैसे तो है नहीं अभी, क्या है F1 की वैल्यू की, है ना। तो ये आ जाएगा 30.36
है ना, एस की वैल्यू 30.37 आ गई। तो पहली फोर्स जो नीचे लग रही है वो 30.37 आ गई। इसको यहाँ लिख देते हैं F1 इक्वल टू 30.37 न्यूटन, है ना। कैलकुलेट कर लेना आप, मैं डायरेक्ट बुक से आंसर लिख रहा हूँ, है ना। अब सेम तरीका है, बिल्कुल सेम तरीका है, जो नीचे हुआ है फ्लूइड में वही ऊपर हुआ है, कुछ चेंज नहीं है, केवल y के अलावा। ये दोनों प्लेट वहीं की वहीं है, प्लेन सरफेस है, या पिचिंग प्लेट है, इधर लगने वाली f है, इधर लगने वाला टाउ1 निकाल चुके हैं। ये दूरी हमारी थी 0.8, इसकी वेलोसिटी आपको मालूम 0.6 मीटर पर सेकेंड। अब ये जो डिस्टेंस है वो आपकी 1.6 है ना। तो इधर लगने वाली जो फोर्स स्ट्रेस है टाउ2 वो निकालनी है। टाउ2 का के बराबर होगा म्यू, तो कांस्टेंट है, और du/dy 2 के बराबर। इस एरिया का, इस रीजन का du/dy वेलोसिटी ग्रेडियंट वो कितना होगा, म्यू की वैल्यू मालूम है 8.1 × 10⁻⁻1, ठीक है। du/dy निकालना है, यहाँ से यहाँ तक चेंज इन वेलोसिटी कितना, इधर 0 है, इधर 0.6 है, तो ऊपर से नीचे तक चेंज इन वेलोसिटी कितना हुआ 0.6 डिवाइडेड बाय चेंज इन y वो कितना है 1.6 सेंटीमीटर। मीटर में कन्वर्ट किया 0.016, ये आ गई वैल्यू टाउ2 की, है ना। तो टाउ2 बराबर हुआ यही आपका 0.81 इंटू 0.6 डिवाइड बाय 0.1016, ठीक है ना। तो वही चीज कर ली, 0.81 पॉइंट वहाँ पे 0.8 आया था, 0.6 आया था, वहाँ आया था 0.08, तो 0.016, ठीक है। ये आ गया 81 इंटू 6 डिवाइड बाय 16, ये आ गई आपकी चीज, है ना। कहने का मतलब ये इसका डबल ही तो है, तो बाकी सब तो सेम ही आ रहा है। इतना आपका क्या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। ये टाउ2 मिल गया हमको, यहाँ से अब हम निकाल देते हैं, इसी के आगे लिख देता हूँ। पूरा प्रोसेस सेम है पिछली बार वाला, बस y चेंज हुआ है। F2 आपका किसके बराबर आ जाएगा, टाउ2 इंटू ए, एरिया आपको मालूम है यहाँ पर कितना है 81 इंटू 6/16, एरिया आपका है 0.5। तो ये जो फोर्स आएगी ये कितनी आ जाएगी, उसकी डबल आधी आ जाएगी, मतलब 15.18 न्यूटन, ठीक है। ये F1 था, F2 आ गया 15.18 न्यूटन, है ना। देखो सब कुछ सेम है, नीचे वाला जो डिस्टेंस, नीचे का dy जो आ रहा है, नीचे से प्लेट के निचले हिस्से में 0.8 था, ये डबल हो गया, नीचे अगर चीज डबल हो गई तो आंसर को आधा कर देगी, पहले वाला इतना आया तो दूसरे वाला इतना, ठीक है, आ गया। तो इस प्लेट को एक फोर्स F1 इस डायरेक्शन में लगा के रोक रही है, वो उसका मैग्नीट्यूड है, दूसरी फोर्स F2 इस डायरेक्शन में लग के ऊपर से रोक रही है, उसका मैग्नीट्यूड भी वो है। तो इसको खींचने के लिए जो मुझे फोर्स लगानी पड़ेगी इस डायरेक्शन में, इधर वाली डायरेक्शन की दोनों जो फोर्स उसको रोक रही हैं उनके बराबर या उससे ज़्यादा लगानी पड़ेगी। तो F जो मुझे लगानी है टू ड्रैग द प्लेट एट 0.6 मीटर पर सेकेंड, वो F1 प्लस F2 हो जाएगा। F1 और F2 दोनों वो हैं, 30.37 है प्लस 15.18 है, न्यूटन इनकी वो है सब की यूनिट, तो आप इन दोनों को ऐड कर दो 45.56 न्यूटन, है ना। ये फोर्स आपको लगानी पड़ेगी प्लेट को ड्रैग करने के लिए, है ना। अब मैंने आपसे बोला था 0.8 ऊपर से ले लो या नीचे से ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ना। आप इस क्वेश्चन को पूरे सॉल्यूशन को देखते हुए समझ गए होंगे इस बात को। मान लेते हैं 0.8 ऊपर की तरफ से भी लिया होता, ये 0.8 होता ऊपर वाला, ये वाला 0.8, और ये वाला होता आपका 1.6, तो कोई फर्क पड़ता क्या आंसर में, कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ अंदर का जो फ्लूइड है वो तो सेम है ना, फ्लूइड सेम है। अगर मैं मानूं प्लेट के ऊपर अलग फ्लूइड है नीचे अलग फ्लूइड है तो चेंज आता, क्योंकि म्यू सेम रहता है, लेकिन du/dy किससे मल्टीप्लाई होकर उसकी वैल्यू बदलती। यहाँ तो कोई टेंशन ही नहीं है ना, ऊपर नीचे ले लोगे, करके देख लेना चाहो तो सेम ही आएगा, कुछ बदल नहीं हुआ। तो ये हमारा पूरा क्वेश्चन है ना। इसी में अगर एक और केस में बना दूं, जो प्लेट जो है वो इन दोनों सरफेस के बीचों बीच है, बीचों बीच, तो हम क्या करते हैं किसी भी एक साइड से कैलकुलेट करते हैं, ऊपर से या नीचे से सेम ही आना था, और उसको मल्टीप्लाई बाय 2 कर देते हैं, क्योंकि कुछ भी चेंज नहीं होना, du सेम रहेगा, dy भी सेम रहेगा, इस केस में म्यू तो सेम है, तो 2 बार करने की जरूरत ही नहीं। अगर प्लेट बीचों बीच है तो एक बार कहीं से भी निकाल के मल्टीप्लाई बाय 2, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन हो गया। एक चीज और बता देता हूँ आपको, असाइनमेंट समझ लो, आप लोग करके देखना। इस तरीके से विस्कोसिटी के क्वेश्चन सॉल्व होने, बड़ी सिंपल सी अपनी न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी इक्वेशन है, उसी से सब हो जाएगा। सेम क्वेश्चन अगर मान लेते हैं
और उसमें वर्टिकल प्लेट्स दी होगी, ठीक है, प्लेट हॉरिजॉन्टल की मतलब प्लेन सरफेस हॉरिजॉन्टल की जगह वर्टिकल दिए होते, और ये आपकी प्लेट होती है वर्टिकल, ठीक है। इन दोनों के बीच की दूरी भी सेम मान लो, है ना, मान लेते हैं इन दोनों के बीच में 3.6 सेंटीमीटर की दूरी है, ये 1.8 बीचों बीच प्लेट है 1.8 और ये भी 1.8, है ना। अलग साइड में भी होगी थोड़ी तो भी कोई दिक्कत नहीं, एक्सरसाइज वही करनी है। इसको मुझे ऊपर खींचना है विद अ वेलोसिटी मान लेते हैं 0.8 मीटर पर सेकंड से, तो मुझे कितनी फोर्स लगानी पड़ेगी। सेम क्वेश्चन है ऑलमोस्ट, उसको मैंने हॉरिजॉन्टल से उठा के वर्टिकल कर दिया। अब इसमें क्या होगा, इधर लगने वाली एक में शियर स्ट्रेस के कारण फोर्स निकालूंगा, F1 नाम दे देता हूँ, है ना, इधर लगने वाली F2 हो जाएगी, दोनों सेम होंगी क्योंकि डिस्टेंस सेम है, तो F1 प्लस F2, है ना, या फिर दोनों सेम होंगी, है ना, दोनों को मैं F2 का F1 के बराबर लिख सकता हूँ, फिर ये 2 टाइम्स F1 हो जाएगा, कैसे भी लिखूँ, है ना, तो वो समझने वाली बात है। मैं अभी F1 प्लस F2 लिख देता हूँ, F1 प्लस F2, ये नीचे की डायरेक्शन में फोर्स लग रही है, अगर मैं ऊपर ड्रैग करूंगा तो, ठीक है, इन दोनों को रजिस्ट करना है, ठीक है। एक और फोर्स को भी रजिस्ट करना है इस केस में, इस प्लेट का खुद का कुछ वेट होगा, है ना, और वो वेट नीचे की तरफ एक्ट करेगा mg, तो नीचे एक्ट करने वाली फोर्स कितनी हो गई, F1 F2 और mg, है ना, या वेट में लिख देता हूँ, W से रिप्रेजेंट कर देते हैं वेट को, तो नीचे लगने वाली फोर्स वेट हो गई। इन तीनों को रजिस्ट करना पड़ेगा, और इन तीनों का जो सम है उसके बराबर ऊपर लगने वाली फोर्स होगी, जिसको मैं F से रिप्रेजेंट करता हूँ, ये F। लेकिन इन सब के बीच में एक चीज और आएगी, क्या, ये जो प्लेट है ये पानी के अंदर गई है तो कुछ वॉल्यूम डिस्प्लेस कर रही है, और आर्किमिडीज प्रिंसिपल हमारा ये बताता है, जो आने वाले चैप्टर में आएगा, कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर फ्लूइड में गई, जितनी वॉल्यूम वो डिस्प्लेस करती है, उस वॉल्यूम ऑफ वाटर का जो वेट होगा या वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड का जो वेट होगा, उतनी अपवर्ड फोर्स लगाता है वो फ्लूइड उस पर, है ना, बॉयंसी बोलते हैं इसे, बॉयंट फोर्स। जितनी वॉल्यूम डिस्प्लेस हुई उस वॉल्यूम के वेट के बराबर की अपवर्ड फोर्स लगती है, तो ये कुछ वॉल्यूम को डिस्प्लेस करेगा, उतनी इस पे अपवर्ड फोर्स लगेगी, ये ऊपर की तरफ बॉयंट फोर्स बोलते हैं, उसमें 20 रिप्रेजेंट करता है ना, उसको यहाँ माइनस करना पड़ेगा। हम क्या कर रहे हैं, y डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम ले रहे हैं, इक्विलिब्रियम मतलब सम ऑफ ऑल द फोर्सेस इन y डायरेक्शन को मैं जीरो कर रहा हूँ एक तरीके से, चाहो वही है दोनों, या ऐसा कह लो कि पॉजिटिव y और नेगेटिव y की फोर्सेस जो है उन्हें हम इक्वल कर रहे हैं, तभी तो इक्विलिब्रियम कंडीशन आएगी। तो वही कर दिया मैंने, F1 नीचे वाला, F2 नीचे वाला, W नीचे वाला, ठीक है। इतनी फोर्स ऐसी हैं जो इसको नीचे की तरफ ले जा रही है, लेकिन एक बॉयंट फोर्स ऐसी है जो इसको ऊपर ढकेल रही है। अब मुझे ऊपर ले जाने के लिए कितनी फोर्स चाहिए, इन तीनों के बराबर तो चाहिए ही थी, लेकिन बॉयंट फोर्स तो मेरी मदद कर रही है, उसको खुद ऊपर लेके आ रही है, तो उसको मैं माइनस कर दिया, इतनी फोर्स मुझे लगानी पड़ेगी। तो अगर वर्टिकल वाला केस आएगा तो इस तरीके से करेंगे। F1 और F2 आपको निकालना आता है, अभी सीखा है, वेट आप निकाल ही लोगे, mg गिवन होगा क्वेश्चन में, या फिर इसकी वॉल्यूम इनटू डेंसिटी करके मास निकालोगे, और डेंसिटी अगर गिवन होगी प्लेट की, जी से मल्टीप्लाई करोगे वेट मिल जाएगा। बॉयंट फोर्स कैसे निकालोगे, इस प्लेट की वॉल्यूम निकालोगे, इस वॉल्यूम से वाटर की डेंसिटी का मल्टीप्लाई करके मास मिलेगा, और उससे आपको मिल जाएगा mg करके बॉयंट फोर्स। इन तीनों को यहाँ रख दोगे, आपको फोर्स मिल जाएगी। एक ये केस बन सकता है, आप करके देखिएगा, क्वेश्चन है ये, आर के मंत्र में अवेलेबल है क्वेश्चन, है ना, ये बिल्कुल बेसिक और सबसे सिंपल क्वेश्चन हमने करने की कोशिश की है अभी, सिर्फ इसलिए कि उस इक्वेशन को अप्लाई कैसे करना है आप सीख सको, है ना। इसके अलावा बहुत वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस हैं, आप करिए किसी भी बुक से, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन जैसे करना चाहो, तो कोई डाउट हो तो